साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप वर्ग 2 की, वर्ग 1 की या वर्ग 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका विषय हिंदी है तो यह विषय जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा और आप अपने वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि साथियों, जो वर्ग 1 या वर्ग 2 में अगर हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में व्याकरण के साथ हिंदी साहित्य को भी मर्ज किया गया है, जोड़ा गया है, ताकि हम व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य के बारे में भी जानें। और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 के जो इकाई नंबर 11 है। इकाई नंबर 11 में जो पहला उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है गबन। आज इस उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, जानदार होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। आप इस उपन्यास को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी आँखों से यह जो दृश्य है वह अपनी आँखों से आप बैठकर देख रहे हैं। मैं आपको अपनी भाषा और सरल भाषा में आपको सुनाऊंगा जो इसकी स्टोरी है, और इसी स्टोरी के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यह इसी स्टोरी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो यह आपके पात्रता के लिए और आपके चयन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी। तो प्यारे साथियों, अगर हम चर्चा करते हैं स्टार्टिंग से, शुरुआत से, तो यह जो उपन्यास है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसे जो पहली बार प्रकाशन किया गया था तो सरस्वती प्रेस के द्वारा वर्ष 1931 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ। हमने इसके प्रकाशन के बारे में देखा। यह जो उपन्यास है यह मुख्य रूप से एक जो लड़की है, महिला है, जालपा, उसको ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई है। और इसमें जो है तो महिलाओं की इच्छा या फिर महिलाओं की लालसा के बारे में भी थोड़ी बहुत दर्शाया गया है। तो प्यारे साथियों, इस कहानी के अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र अगर इसकी बात करें तो इसमें जो जालपा है वह, फिर एक रमानाथ है, एक जो दीनानाथ है वह जालपा के पिताजी हैं, मालती जालपा की माता जी हैं, और जालपा जो है तो यह एक लेडीज यानी लड़की का नाम है। ठीक है। फिर दीनानाथ की बात करें तो जो रामानाथ है, रामानाथ के पिता जो विश्वनाथ हैं वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुंशी का काम करते हैं, मुंशी के पद पर तैनात हैं। ठीक है। तो प्यारे साथियों, कहानी की बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है हाई कोर्ट के पास से। ठीक है। हाई कोर्ट में जो रामानाथ के पिताजी हैं वह मुंशी हैं, मुंशी का काम करते थे, और वह क्या करते थे या सुनवाई वगैरह जो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो रिकॉर्ड वगैरह, जो दस्तावेज वगैरह, उनको रख रखाव का काम करते थे, ड्यूटी करते थे। ठीक है। तो जो जालपा के पिताजी हैं दीनानाथ, वह किसी काम से हाई कोर्ट गए हुए थे। वहाँ पे उनका कुछ केस पेंडिंग था। उस केस पेंडिंग होने के कारण वह जो विश्वनाथ जी हैं उनसे मिलने गए। ठीक है। जब उनसे मिले तो उन्होंने अपनी कार्रवाई, जो उनकी कार्रवाई थी, जो उनकी काम थे, वो काम किया। और काम करने के दौरान उन्होंने क्या किया कि जब उनका काम हो गया, जब उनके जो दस्तावेज जो उन्हें चाहिए थे वो उन्हें प्राप्त हो गए, तो उन्होंने उन्हें रिश्वत देना, मतलब जैसे काम अपन लोग करवाते हैं तो नहीं, जो कुछ पैसे वगैरह देते थे। तो जो विश्वनाथ जी थे उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, यानी वह जो घूस नहीं लेना था, मतलब वो घूस लेना हराम मानते थे। ठीक है। तो और उसी वक्त जो विश्वनाथ जी का लड़का था रामानाथ, रामानाथ मुख्यतः 3 भाई थे। तो जो रामानाथ था वह सबसे बड़ा था, फिर एक छोटा भाई, फिर एक छोटा, यानी वह 3 भाई थे। ठीक है। रामानाथ की माता थी जो गृहिणी थी। ठीक है। फिर वहाँ पे जब रामानाथ आया तो रामानाथ भी एक केस के सिलसिले से ही वहाँ आया था। तो उसने अपने पिताजी से बोला था कि पिताजी मुझे एक केस सिलसिले के कुछ दस्तावेज चाहिए। तो वही दस्तावेज लेने रामानाथ वहाँ आया था। जब रामानाथ वहाँ आया तो दीनानाथ ने रामानाथ को देखा। ठीक है।
वैसे तो जो दीनानाथ था, दीनानाथ अपनी पुत्री यानी अपनी बेटी जालपा के लिए एक अच्छा वर की भी तलाश कर रहा था साथ साथ में। तो उसने रमानाथ को देखा। जब उसने रमानाथ को देखा तो उससे जो है दीनानाथ को रमानाथ भाग गया। उसे लगा कि मैं अपनी बेटी जालपा की शादी इसी से करा दूंगा, ठीक है। फिर उसने जब सोचा तो उसने चर्चा की रमानाथ के पिताजी से कि ये आपका बालक है ना। उनसे चर्चा वर्चा हुई, वह शादी के लिए मान गया। दीनानाथ बोला कि मुझे तो ऐसा ही वर चाहिए अपनी पुत्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे विश्वनाथ जी ने कहा कि हम अभी अपने बालक की शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वह निठल्ला है, काम धाम नहीं करता, यहाँ वहाँ भागता रहता है, बिना काम का है। वह अगर उसकी शादी कर देंगे तो वह अपनी पत्नी का पालन पोषण कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने मना किया, लेकिन दीनानाथ ने भी जिद पर आ गया। वह यही चाहता था कि मैं शादी करूंगा तो केवल रामानाथ से ही शादी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जब दीनानाथ घर लौटते हैं तो घर लौटते समय दीनानाथ अपनी पत्नी मालती के लिए एक चंद्रहार लेते हैं। चंद्रहार लेकर आए थे, लेकिन अपनी बेटी जालपा के लिए चंद्रहार लेकर नहीं आए थे। तो जैसे ही जालपा ने देखा कि मेरे पिताजी दौड़कर मतलब घर आ रहे हैं, तो वो दौड़कर अपने पिताजी के पास गई और जो सामान था सामान में वह ढूंढने लगी। तो उसके पिताजी ने क्या किया कि जो चंद्रहार लाए थे वो अपनी पत्नी के लिए लाए थे, बेटी के लिए नहीं लाए थे। तो वो भी चाहती थी कि मुझे भी चंद्रहार चाहिए। तो उसके जो पिताजी जो दीनानाथ थे, दीनानाथ ने बेटी को कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे लिए तो एक ऐसा चंद्रहार ढूंढ के लाया हूँ, देख के आया हूँ, जो तुम्हें सारी खुशियाँ देगा। तो वैसे तो इशारा उसके पिताजी का था कि उसके लिए जो है तो वह वर देख के यानी लड़का देख के आए थे, ठीक है। यहाँ पे बातें चली। अगर थोड़ी हम इधर देखें विश्वनाथ जी के यहाँ रामानाथ के बारे में, तो रामानाथ निठल्ला था, काम धाम नहीं करता। उसके कुछ दोस्त थे, तो उन दोस्तों की वह क्या करता था, किसी के कपड़े पहन लेता, किसी की कमीज, किसी के जूते, किसी के कुछ, किसी के कुछ। वह इन्हीं सारी चीज़ों के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। फिर जो उसके पिताजी थे, जब पिताजी आते तो उसे हमेशा कोसते ही रहते थे कि यह कोई कुछ काम नहीं कर रहा, खाली खाता पीता रहता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है बिना काम के। वैसे ऐसी हालत हम सभी की होती है घरों में, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, सभी की है। ये रीत है कि जब लड़का बराबर का हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, और जब वह काम धाम नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसे ताना भी सुनना पड़ता है, जिससे क्या करे, काम ही है ना। तो इसके बाद वहाँ पे देखी देखा होता है, सारी बातचीत फिक्स होती है। जो दीनानाथ जी थे, दीनानाथ भी थोड़ी बहुत तंगी से गुजर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखी देखा होता है, बातचीत वगैरह तय होती है। अब जब चढ़ाव के लिए, क्योंकि जब शादियाँ होती हैं तो देखते हैं कि चढ़ाव जाता है, तो चढ़ाव के लिए उसके लिए गहने वगैरह बनवाने थे जालपा के लिए। और जालपा यह चाहती थी कि मुझे चंद्रहार चाहिए, चंद्रहार के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके मन में चंद्रहार बस गया था। वह उसे केवल चंद्रहार ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पे जो रमानाथ के पिताजी थे विश्वनाथ, उन्होंने सुनार को बुलवाया। सुनार को जब बुलवाया तो अपनी बहू के लिए यानी चढ़ाव के लिए उन्होंने कुछ गहने, मंगलसूत्र, कंगन वगैरह ये सब बनवाए। वह चंद्रहार भी लेना चाहते थे, लेकिन विश्वनाथ जो रमानाथ की माँ ने उन्हें टोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने गहने क्या करोगे भाई, कर्जे वैसे भी कर्जा हो गया है, ठीक है। क्योंकि जो चंद्रहार था वह 1,000 रुपये का मिल रहा था उस समय। ये बात सन 1930-31 की है, तो सोच लीजिए उस समय 1,000 रुपये कितना रहा होगा, ठीक है। तो जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने क्या किया कि चंद्रहार को कैंसिल कर दिया। वो बोले कि चंद्रहार नहीं लेंगे, इसके बदले में कुछ और ले लेंगे, ठीक, जैसे कंगन वगैरह ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारात चली। बारात में भी बहुत सारे पटाखे वगैरह, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है, जैसे अपन लोग के यहाँ होती है, बहुत ही धूमधाम से गाना बजाना, बैंड बाजा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से बारात भी गई वहाँ,
जब बारात पहुंची तो जो जालपा थी, जालपा भी जैसे आप देखे होंगे मूवियों में, पिक्चरों में देखते होंगे कि जो दुल्हन होती थी वह छत से देख लेती थी कि दूल्हा हमारा कैसा है। उसे जालपा ने देखा, दूल्हा तो बहुत अच्छा लगा उसे, दूल्हा बहुत पसंद आया। लेकिन जालपा ने जब वहाँ पे जब रस्म वगैरह हो रही थी, चढ़ाव वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, जो औरतें थी, वो आपस में चर्चा कर रही थी कि भाई इसके ससुराल से तो ये आया है, वो आया, मंगलसूत्र है, कंगन आया है ना। और जो बगल पे जो वहाँ पे जो दरवाज़ा था, दरवाजे पे खड़े होके होके जालपा भी सुन रही थी कि क्या क्या आया है। वह यह सब तो सुन रही, वह केवल यह सब सुनने के लिए वहाँ पे खड़ी थी कि उसे कहीं ना कहीं चंद्रहार भी सुनाई दे दी। तो जब कुछ महिलाओं ने आपस में चर्चा किया कि भाई इसके लिए चंद्रहार तो नहीं आया, तो वहाँ पे जो जालपा का दिल था, जालपा का दिल टूट गया, वो बहुत उदास हो गई और वह आकर अपने कमरे में बैठ गई। ठीक है, जब वह बैठ गई तो उसकी सहेलियां आई वहाँ पे, दो चार ठो जो सहेलियां थी, तो उन सहेलियों ने आकर चर्चा की, अरे वहाँ चंद्रहार तो लाए नहीं। ये उसके लिए मतलब कोसते थे उसे, तो उसे कोसते थे कि चंद्रहार नहीं लाए हैं, क्या लाए हैं। बेचारी बेचारी जालपा क्या करेगी। जालपा, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जालपा को नहीं पता है कि वो चंद्रहार नहीं लाए हैं, लेकिन जालपा को ये सारी बातें पता थी कि चंद्रहार नहीं आया है, इसलिए वह उदास बैठी थी। तो जो एक उसकी सखी थी, सहेली थी, उसने कहा कि जब तक तुम्हें चंद्रहार नहीं मिल जाता, जब तक तुम अपने पति से मत बोलना, ठीक है, उसे अपना चेहरा मत दिखाना, बातें मत करना, जब तक तुम्हें चंद्रहार नहीं मिल जाता। तो वही बात जो जालपा थी गांठ बांध लेती है, ठीक है, गांठ बांध ली। और जब वहाँ पे ससुराल पहुँची जालपा, तो रात का समय था, तो जब रामानाथ उसके पास आया तो उसके पैर थोड़ी थोड़ी दिख रहे थे। रामानाथ ने पैर को छूने की कोशिश की, तो जो जालपा थी उसने पैर को क्या कर लिया, अंदर कर लिया, यानी छिपा लिया अपने साड़ी के बीच में। तो और जो रमानाथ था वह चेहरा भी थोड़ी छूने की कोशिश कर रहा था, तो जालपा थोड़ी यहाँ वहाँ टसमस कर रही थी, मतलब घूम जा रही थी। तो रमानाथ ने थोड़ा बहाना बनाया, जैसे ही वो उसने हाथ झटके जालपा ने, तो रमानाथ ने कहा अब मेरे तो हाथ से मतलब खून बह रहा है। तो वो जो जालपा थी तुरंत अपना घूंघट उठाई और उसके हाथ को देखने लगी कि किसके, रमानाथ को। तो रमानाथ ने कहा अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैंने झूठ बोला, ठीक है। तो यहाँ पे बगैर ये सब हो रहा था, देखा। अब रामानाथ सॉरी, जो जालपा है, जालपा कहती है कि जब तक आप मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, यानी जो मेरी इच्छा है कि मैं भी चंद्रहार पहनूं, तब तक मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। तो इस पर जो रामानाथ था, रामानाथ उसे कसम दिलाता है, उससे वादा करता है कि नहीं जालपा, मैं तुम्हें जो चंद्रहार है मैं तुम्हें लाके दूंगा, ठीक है, तुम मेरी बात मानो। तो रामानाथ उससे वादा करता है कि जालपा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चंद्रहार लेकर आऊँगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बातें होती रहती हैं। अब जो रामानाथ था वह अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाता था, उसके दोस्त उसके घर आते मिलने, तो अपने छोटे भाई को चवन्नी देकर बोल देता था कि बता दो दोस्तों को कि रामानाथ नहीं है, वो घूमने गया है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। रामानाथ जो एक बड़े बाबू थे, उनका एक तरह से बात करें तो मित्र टाइप के थे। जो बड़े बाबू थे वो म्यूनसिपल ऑफिस में बड़े बाबू थे। वो उन्हें क्या था कि उन्हें चेस खेलने का बहुत शौक था। तो जब जब भी रामानाथ उनके घर जाता तो वो उन्हें चेस खेलने के लिए मना लेते। और जो रामानाथ था वह जो है, तो जब चेस खेलता, तो जब बड़े बाबू को ये पता चलता कि चेस वो अब हारने वाले हैं, तो वह छींक छींक देते, और जिससे जो सारे जो चेस जो प्यादे थे वो सब उड़ जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जहाँ से जो रामानाथ के जो पिताजी थे, जहाँ से उन्होंने सोने के जो सॉरी गहने लिए थे, तो कुछ पैसे उधार किए थे। जब उन्होंने गहने लिए थे, तो जब उधार किए तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही वहाँ से पैसे मिल जाएंगे 1000 रुपये चढ़ावे के लिए या फिर किसी और के लिए, तो जो पैसे थे मैं आपको दे दूँगा, उन्होंने ये कहा था। लेकिन समय बीतता गया, पैसे नहीं मिले। तो जो सुनार था वो उनके घर आने लगा। वो बोला कि भाई आपने वादा किया था, आपने पैसे नहीं दिए।
तो उसके जो विश्वनाथ जी से, जो रमानाथ के पिताजी थे, वो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब उन्हें मतलब अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, है ना, उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, वह बदनामी से बहुत डरते थे। इसलिए जो सुनार था वो ये बोल के गया था कि मैं कल आऊँगा तो मुझे मेरे पैसे दे देना, वरना मैं जो है तो शोर मचाऊँगा, ये सब मतलब उनकी बेइज्जती करूँगा। तो उन्होंने वो जो विश्वनाथ जी से वो डर गए, ठीक है। उन्होंने रामानाथ को बुलाया क्योंकि वो परेशान थे। तो उन्होंने रामानाथ को बुलाया, रामानाथ से बोला कि एक काम करो। वो रामानाथ, उनकी पत्नी यानी जो विश्वनाथ की माँ, रामानाथ की माँ, उनके पिताजी ने, उन्होंने आपस में चर्चा किया कि क्यों ना एक काम करें कि जो सुनार है उसके पैसे तो लग रहे हैं, लगते हैं, एक काम करें कुछ गहने उन्हें वापस कर दें, ठीक है। तो रामानाथ ने बोला कि जो विश्वनाथ था उसने कहा कि बहू के कुछ गहने हैं उनको वापस कर देते हैं जो सुनार है, तो जिससे क्या होगा कि जो पैसे लगते हैं, जो उधारी हैं, वो पैसे पड़ जाएंगे। तो इस पर रामानाथ ने कहा कि मैं गहने वापस नहीं करूँगा, क्योंकि वो डरता था, ठीक है। और जो जालपा थी, जालपा को भी गहने बहुत प्यारे थे, इसलिए वो अपने गहने वापस नहीं करना चाहती थी। तो उसके पिताजी ने जब रामानाथ पर दबाव डाला कि नहीं तुम जाओ बहू के गहने ले आओ, बहू से गहने मांग आओ, नहीं तो मैं जाता हूँ बहू से गहने मांगने। तो जो रामानाथ था वह बोला कि नहीं बाबूजी आप मत जाइए, मैं जो जालपा के गहने हैं मैं उसको निकाल कर ले आऊँगा। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया, रात हुई, जालपा और रामानाथ पड़े थे। जालपा क्या सो गई। जब जालपा सो गई तो जो रामानाथ था वह जाग रहा था। उसने जब देखा कि जालपा सो गई है, तो उसने क्या किया कि चुप्पे से उठकर जो अलमारी में रखे हुए जो जालपा के गहने थे, जो शादी में चढ़ाव में गए थे, तो रामानाथ ने क्या किया कि चुपके से उन गहनों को चुरा लिया और धीरे 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 जो अपने बाबूजी के कमरे में आया। जब बाबूजी के कमरे में गया तो बाबूजी सो रहे थे, जो विश्वनाथ जी थे सो रहे थे। उन्होंने जो रामानाथ उसने जगाया कि बाबूजी बाबूजी ये मैं गहने ले आया हूँ जालपा के, आप इसमें से जो गहने निकाल लीजिए। तो विश्वनाथ जी ने उसे डांटा कि बोला अरे पागल, मैं तुमसे तो गहने तक थोड़े बहुत गहने मंगाए थे, तुमने क्या किया, तुमने तो रात को पूरे गहने ही चुरा लाए, कोई जानेगा तो क्या होगा, हमारे घर की बदनामी होगी। तो इस प्रकार उन्होंने रामानाथ को डांटा। तो रामानाथ भी गुस्से से बोला कि आपने ही तो कहा था कि गहने ले आओ। तो विश्वनाथ जी ने कहा कि मैं इस तरह नहीं कहा था तुम्हें कि तुम पूरे गहने ही चुरा लाओ, मैं ये बोला था कि कुछ गहने उससे मांग लेना, ताकि मैं सुनार को दे दूंगा तो जो उधारी है वो पैसा पड़ जाएगा। इस पर रामानाथ भी गुस्सा हो गया। तो जब विश्वनाथ जी ने कहा कि ठीक हो गया, इन गहनों को तुम अलमारी में रख दो और तुम चुपचाप जाके सो जाओ। वो गया, अलमारी में गहने रख दिया। अलमारी में गहने रखने के बाद वह क्या हुआ कि अपने कमरे में जाकर चुपचाप देखा कि जालपा बगल में सो रही थी, वह भी सोने लगा। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। सुबह जब जालपा उठी तो देखा कि अलमारी से गहने गायब थे। जब गहने गायब थे तो जालपा क्या करी, रोने लगी। जब जालपा रोने लगी तो रामानाथ ने उसे साहस दिया कि नहीं एक काम कर, गहने चोरी हो गए हैं, तुम मत रो, मैं तुम्हारे लिए और गहने ला दूंगा। तो इस पर जालपा बोलती है कि आप खाली साहस दे सकते हैं, चुप करा सकते हैं, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी नहीं कर सकते। इस तरह में जो जालपा थी वह रामानाथ को ताना मारती है। तो रामानाथ को जब ताना मारती है उससे भी बुरा लगता है, ठीक है। और जालपा कहती है कि अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें मानते हैं, तो आप मुझे चंद्रहार ला कर दीजिए, ठीक है। और उससे कोसती है कि आप कुछ काम नहीं करते, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, है ना, बिना काम के निठल्ले हैं, ये सब बोलती है। तो उसे भी बुरा लगता है। इस पर जो रामानाथ था वह वादा करता कि नहीं जालपा, मैं तुम्हें चंद्रहार ला कर दूंगा। इसके बाद जो रामानाथ है, रामानाथ बड़े बाबू के पास जाता है, जिसके पास वह चेस खेलता था, शतरंज खेलता था। उनसे नौकरी के बारे में बातें करता कि बड़े बाबू मुझे भी नौकरी चाहिए, मैं जो है तो अब अकेले यहाँ वहाँ भागते भागते थक गया हूँ। इस पर जो बड़े बाबू थे, बड़े बाबू ने अपने जो बड़े साहब थे म्यूनसिपल ऑफिस के, उनसे बात की थी कि सर मेरा एक दोस्त है, उसे नौकरी की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है उसको बुला लो, उसको नौकरी मिल जाएगी।
जैसे ही रामानाथ पहुंचा बड़े बाबू के पास, बड़े बाबू ने उसे अपने बड़े अधिकारी के पास भेजा। वह रामानाथ अंदर गया, बोला मे आई कम इन सर, वो बोले यस कम इन। गया, अपना नाम वगैरह बताया, वो बोला मेरा नाम रामानाथ है। उन्होंने पूछा क्या पढ़ते हो, कहाँ तक पढ़ाई की, ये सब सारी चीज़ें पूछे और बोले कि तुम जाओ। वो ये बोले कि तुम जाओ। तो जैसे ही रामानाथ बाहर निकला, बगल में बड़े बाबू बैठे थे, उनके पास गया, बोला कि जो बड़ा बाबू था उन्होंने पूछा कि बड़े साहब ने क्या कहा। तो उसने कहा कि जाओ, जो बड़े साहब ने कहा है कि रामानाथ तुम जाओ। तो कुछ देर बाद एक चपरासी आया, वो उसमें ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो उसने बड़े बाबू को दिया। बड़े बाबू ने देखा उसमें क्या लिखा है और वो खुश होकर वो थोड़ी दिखावे में बोले कि रामानाथ तुम जाओ। तो वो जाने लगा। तो बड़े बाबू ने रामानाथ को बुलाया, बोला कि तुम आज जाओ, कल से तुम नौकरी में आ जाना। तो जब रामानाथ नौकरी में मतलब अगले दिन गया, तो जो बड़े बाबू थे वहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति नौकरी कर रहा था वो बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसे रिटायर होना था। तो वो बोला कि बड़े बाबू एक काम करिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे रिटायर कर दीजिए इस काम से, अब मैं थक गया हूँ, है ना। तो बड़े बाबू ने कहा ठीक है, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तुम इस रामानाथ को सारे काम सिखा देना। काम सिखा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। रामानाथ ने कुछ पैसे जब अपनी तनख्वाह के पाए तो उसने जालपा के लिए एक चंद्रहार ले लिया। चंद्रहार ले लिया, कितने का, 700 रुपये का। जब चंद्रहार ले लिया, कुछ पैसे उसने उधार कर दिए थे। जो जालपा थी वह चंद्रहार को पहनी और दोनों पहनकर यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत घूमने गए थे। तो बगल ही से निकल रहे थे, वहाँ पे तो उसके चाचा जी वहाँ पे काम कर रहे थे, बैठे थे गार्डन में, बगीचे में। तो उन्होंने रामानाथ को बोला, देखा तो रामानाथ को बुला लिया। जैसे आप कहीं घूमने जाएंगे, जब आपके परिचित आपको देखेंगे तो आपको बुला लेंगे। तो रामानाथ और उसकी पत्नी जालपा चाचा जी के पास गए। चाचा जी बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने भी शादी कर रखी थी एक जवान औरत के साथ, उनसे शादी कर रखी थी। तो जो उनकी औरत थी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने देखा कि जो जालपा है वो बढ़िया एक नंबर का चंद्रहार पहनी है। तो जालपा जो उनकी पत्नी थी चाचा की, तो वो रामानाथ की चाची लगती थी। तो उसने पूछा कि जालपा, यह जो चंद्रहार कितने का लिया है। तो जालपा कहती है, रामानाथ वहाँ पे कहता है कि इसको तो मैंने 600 रुपये का लिया है। तो वो चाचा की पत्नी कहती है कि मेरे लिए भी इस तरह का चंद्रहार बनवा दो, ठीक है। तो रामानाथ कहता ठीक है, मैं आपके लिए बनवा दूंगा। और जो चाचा की पत्नी थी बोलती है एक काम करो, चाय पानी पीते जाओ, बहुत दिन बाद मिले हो। तो बोलती है अभी नहीं। रामानाथ बोला कि अभी नहीं चाची या चाचा जी, आज हम लोग लेट हैं, थोड़ी समय नहीं है, कल आएंगे तो हम लोग पिएंगे। तो वादा करती है, बोलती है पक्का वादा आओगे ना। कहती हाँ आऊँगा। ठीक है, समय बीता। अगले दिन वो लोग पहुँचे उसके घर, अपने चाचा के घर, चाय वगैरह पिए, लड्डू वगैरह खाए, है ना। और जो उसका चाचा तो उसे दमा की बीमारी थी, इसलिए वह चाय वगैरह लड्डू वगैरह नहीं खाता था। इतने में जो रामानाथ बोलता है, वहाँ पे जब चर्चा हुई कि मुझे भी एक चंद्रहार बनवा दो, तो रामानाथ ने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए बनवा दूंगा, आप 600 रुपये दे दीजिए। तो जब रामानाथ को 600 रुपये दे दिए गए, तो रामानाथ उस सुनार के पास गया जिसके पास वह चंद्रहार बनवाया था। तो क्योंकि रामानाथ के कुछ पैसे वहाँ पे उधार थे, है ना। तो जब रामानाथ के कुछ पैसे वहाँ पे उधार थे और उसने उन पैसों को दिया कि सुनार भाई एक काम करो, आप इस तरह के जो चंद्रहार हैं तो आप इनको बनवा दो। चंद्रहार नहीं, सॉरी, कंगन, कंगन बनवा दो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप इसको सुधार लेना। जो चंद्रहार नहीं, वो कंगन बनवाने के लिए, सोने के कंगन बनवाने के लिए दिए थे। तो वो सोने का कंगन का नाप भी दिया उसे कि इस तरह के मुझे बनवाइए। तो सुनार ने कहा कि ठीक है रामा भाई, आप इसको क्या कीजिए, पैसा जमा कर दीजिए, नोटरी करवा लीजिए और आप कुछ दिन बाद आएंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। रामानाथ ने पैसे जमा किए और जो सुनार था उनसे यह भी चर्चा किया कि रामानाथ भैया आप एक काम करिए, मेरे जो पैसे लगते हैं आप मुझे वापस कर लीजिए। तो रामानाथ ने कहा कि ठीक है मैं वापस कर दूंगा, थोड़ी समय लगेगा, मेरी सैलरी आ जाए। उसके बाद समय बीता, कुछ दिन बाद रामानाथ वहाँ गया उन कंगनों को लेने।
तो जो सुनार था उसने कंगन तो बना दिए थे, लेकिन वह पैसे काट लिए थे, किसमें, जो रामानाथ ने उधार किए थे। तो सुनार ने कहा कि एक काम करो रामानाथ, आप जो पुराने पैसे थे उनको ले आओ और ये जो कंगन है इनको ले जाओ। अब रामानाथ बेचारा क्या करता, परेशान हो गया। वह किसी से कह भी नहीं सकता था कि मुझे पैसे की आवश्यकता है ना। तो वो धीरे धीरे टरकाने लगा। जब वह शाम को घर पहुंचा तो जो चाचा की पत्नी थी, चाचा की पत्नी आई, बोली कि रामानाथ मेरे कंगन लाए हैं। तो रामानाथ ने बहाना बना दिया कि जो सुनार था थोड़ी झाम में फंस गया है, थोड़ी जो है तो थोड़ी स्ट्राइक वगैरह थोड़ी हो गया, कुछ समस्या हो गई है जिसके कारण वह नहीं बना पा रहा है, जिसमें 15 दिन का समय लगेगा। इस पर जो चाचा की पत्नी थी वह बोलती है नहीं, वो चूतिया बना रहा है, वो नहीं करेगा, अगर नहीं करना है तो मेरे पैसे वापस कर दे। तो रामानाथ भी बातों पे बातें टाल रहा था, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी। तो रामानाथ ने कहा कि ठीक है, अगर वो काम नहीं करता है तो कल मैं आपके पैसे लाके आपको दे दूंगा। तो इस पर उसकी पत्नी कहती है, जो चाचा की पत्नी थी वो कहती है ठीक है, आप लाके दे देना। और वो भी मतलब परीक्षा लेना चाहती थी, ठीक है। अब इस पर रामानाथ और परेशान हो गया। अब बेचारा करे तो करे क्या, पत्नी से मांग नहीं सकता, पत्नी को कुछ कह नहीं सकता, किसी से कुछ बोल नहीं सकता, वो बेचारा परेशान था, ठीक है। समय बीता। अब उसके पास समस्या थी कि भाई उसको पैसा देना है मुझे 600, मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ पाऊं। अपने दोस्तों से मांगने गया, दोस्त से मांगा तो एक बोलता कि ठीक है आज रुक जाओ, कल मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। सुबह हुई, जब वह दोस्त के पास भी गया तो वो भी बोला कि भाई आज पैसे नहीं हो पाए, मैं तुमको कल दे दूंगा। लेकिन उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब बेचारा रामानाथ परेशान हो गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब उसके पास बहुत सारी समस्या थी। तो उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि पैसे तुम्हें देना है। तो रामानाथ के लिए केवल रात भर की ही बात थी। वो बोला कि मुझे रात भर के लिए दे दो, कल मैं सुबह तुम्हारा पैसा दे दूंगा। इस पर उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि रामानाथ एक काम करो, भाई तुम म्यूनसिपल ऑफिस में रहते हो, पैसा जमा करना पड़ता है, तो तुम उन पैसों को रात को जमा मत करना, उसको दिखाने के लिए ले जाना और फिर सुबह लाके जमा कर देना। तो रामानाथ पहले तो सोचता भी चाहता है, उसके बाद कहता है कि ठीक है। अब वो म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे अपना दिन भर ड्यूटी किया। देखा जब खजांची चला गया तो रामानाथ ने चपरासी को बुलाया और वह सोच विचार कर रहा था। तो चपरासी को बोला कि लो चपरासी, तुम ये पैसे खजांची में जमा कराओ। तो चपरासी बोला कि साहब जो खजांची हैं वह चले गए हैं, मैं पैसे जमा नहीं कर सकता। तो इस पर रामानाथ बोला कि आप क्या करें। तो रामानाथ ने कहा कि ठीक है, जमा नहीं कर सकते तो इस पैसे को मैं यहीं रखे देता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि तुम इस पैसे की देख रेख करना। इस पर चपरासी बोलता है कि नहीं साहब, मैं भला बेचारा मान लीजिए कोई चुरा लेगा या फिर कुछ हो जाएगा तो मेरे मुँह जाएगा, तो मैं इसे नहीं देख सकता। एक काम करिए, आप इसे अपने घर ले जाइए और कल लाके इसे जमा कर दीजिएगा। तो रामानाथ बोला ठीक है। कुछ समय बाद अपना साइकिल उठाया और आकर घर में जालपा बैठी थी, जालपा को वो जो सिक्के की थैली थी उसको दे दिया, बोला कि इसको रखो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है। इस पर क्या हुआ, जो उसके पिताजी थे, पिताजी ने उसे कहा कि रामानाथ मेरे लिए दवाई ले आओ, दवाई नहीं है, चुक गई है। इस पर रामानाथ गुस्से से बोलता है, थोड़ी चिड़चिड़ाते हुए जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं दवाई ले आता हूँ। दवाई लेने गया। इस पर जो इसके बाद जो चाचा की जो पत्नी थी, वह भी जो कंगन लेने के लिए पैसे दी थी रामानाथ को, वह आई और जालपा को कहती है कि रामानाथ नहीं है क्या। तो जालपा कहती है नहीं है। तो उसकी पत्नी बोली, जो चाची बोली कि मैं जानती थी कि रामानाथ नहीं होगा, है ना। तो इस पर जो जालपा थी वह गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि लो तुम अपने पैसे ले लो, वो अभी नहीं है। इस पर वो बोलती है कि नहीं नहीं जालपा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तो ये चाहती थी कि वो सुनार था उसको थोड़ी प्रेशर बढ़े ताकि वह जल्दी से मेरे कंगन बना दे। इस पर जालपा गुस्सा होती है। जालपा कहती है कि नहीं, आप अपने पैसे ले लो, भाई रोज रोज की झंझट हम नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे घर आओ रोज परेशान करो। इस पर जालपा भी जब वह जाने लगती है पैसे ले लेती है, बोलती है ठीक हो गया दे दो पैसे।
और इस पर कहती, इसके बाद कहती कि पान तो खाती जाओ। तो जो चाची है वह बोलती है कि नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगी, मुझे देर हो रही है, क्योंकि जो बुढ़ा है, बुढ़े को दमे की बीमारी है, तो वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, इस पर चली जाती है। इसके बाद कुछ समय बाद जो रमानाथ आता, दवाई लेने के बाद जो दवाई लेके आता है, तो जालपा को बोलता है कि वो पैसे कहाँ हैं। तो जालपा बोलती है कि वो पैसे तो मैंने चाची जी को दे दिए, वो आई थी, आज भी आई थी, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए। इस पर रामानाथ बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जो पैसे थे वह रामानाथ सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लाया था कि ये आपके पैसे हैं, आप परेशान ना होइए, आपके जो कंगन है मिल जाएंगे। तो इस पर रामानाथ गुस्सा होता है और जालपा पर बरसने लगता है। जालपा को पक्का कहता है, तुम कौन होती हो पैसे देने वाली, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस पर बहुत सारा गुस्सा होता है, क्योंकि वो बेचारा वैसे भी परेशान था। इस पर जालपा भी थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है, उदास हो जाती है, गुस्सा जाती है ना। अब बेचारा जो रामानाथ था वो तो अब बुरा फंस गया था, वो बहुत परेशान हो गया था। अब उसे जो म्यूनसिपल ऑफिस के पैसे जमा करने थे 600 रुपये, लेकिन उसके पास केवल 400 ही रुपये थे, 200 400 रुपये थे। अब वह परेशान हो गया। अब उसे अगर जमा नहीं करता है तो गबन के केस में उसे जेल भी होगी, उसकी बदनामी होगी, और वह पुलिस से बहुत डरता था, जेल जाने से बहुत डरता था रामानाथ। ठीक है, इस पर अब रामानाथ अपने दोस्तों से संपर्क करता है, दोस्तों से पूछता है कि भाई मेरे को पैसे दे दे, 300 रुपये कम हो रहे हैं, मुझे जमा करने हैं, क्योंकि अगर मैं जमा नहीं करूंगा तो मुझे पुलिस गबन के केस में मुझे जेल में डाल देगी। इस पर वह परेशान होता है, एक दोस्त, दो दोस्त, जितने भी उसके सारे दोस्त थे उनसे बातें करता, चर्चा करता, बेचारे के पास व्यवस्था नहीं हो पाती। तो जो उसका एक दोस्त था वो कहता है कि एक काम करो, तुम अभी ये जो 300 रुपये हैं, तो 300 रुपये तुम जमा कर दो, और जो 300 रुपये होंगे उसको बाद में जमा कर देना। इस पर वो उसके दिमाग में थोड़ी बहुत आराम मिलता है, सोचता है, और वह जो होता है क्या करता है कि जो 300 रुपये है उसको लेकर चला जाता किसके पास, बड़े बाबू के पास। ठीक है, बड़े बाबू के पास 300 नहीं 400 रुपये थे। ठीक है, 400 रुपये लेके चला जाता बड़े बाबू के पास, और बड़े बाबू से झूठ बोलता है, बहाना बना लेता है कि बड़े बाबू ये पैसे कल मैं खजांची में जमा नहीं करवा पाया था, तो इसको मैंने घर ले गया था। ठीक है, इसमें से जो 200 रुपये थे उसको मैंने क्या किया था कि मुझे आवश्यकता थी, काम पड़ गया था बाजार में, तो मैंने उसे खर्च कर दिए थे। इस पर बड़ा बाबू गुस्सा हो जाता है और वह उसे रामानाथ को डांटने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सरकारी गबन किया है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। डराता धमकाता है, बेचारा उसकी फटी की आलम हो जाती है रामानाथ की। अब रामानाथ परेशान हो जाता है। बड़े बाबू कहता है कि 1 घंटे के अंदर अगर तुमने पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हें गबन के माध्यम में के केस में जेल जाना पड़ेगा, बड़े बड़े साहब तुम्हें जेल भेज देंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, तुम बहुत बदनामी होगी, तुम्हारे घर पुलिस आएगी। ये सारी चीज़ें कह के उसे बेचारे को डरवाता रहता है। अब रामानाथ बहुत डर जाता है, वह दौड़ा दौड़ा घर आता है, यहाँ वहाँ सबसे मांगता है, कोई पैसे उसे नहीं देता। घर आया, जालपा को देखा, जालपा नहीं थी। अलमारी खोल के देखा, अलमारी में जो चंद्रहार था वो भी नहीं था। जालपा जो बगल में जो उसकी सहेली पड़ोसिन थी उसकी शादी में गई हुई थी, गाना बजाना ये सब हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे सारी खुशियाँ वगैरह हो रही थी। तो रामानाथ ने अपने छोटे भाई को कहा कि छोटे तुम एक काम करो, जाओ भाभी को बुला के लाओ। तो छोटा दौड़ा दौड़ा गया, भाभी को बुला के लाया। इस पर देखा, रामानाथ ने देखा कि पुलिस आ रही थी बगल से, है ना। तो रामानाथ को लगा, क्योंकि पुलिस दूसरे काम से आ रही थी वहाँ पे, तो रामानाथ को लगा कि केस हो गया है म्यूनसिपल ऑफिस में, तो पुलिस उसे पकड़ने आ रही थी। ठीक है, तो रामानाथ क्या करता है, जल्दी जल्दी में एक कागज़ पेन पर लिखता है कि गबन वगैरह मुझे म्यूनसिपल ऑफिस के पैसे मैंने उठा दिए हैं, मुझे वहाँ जमा करने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। और वह क्या करता है, भागते भागते पुलिस से बचते बचते रेलवे स्टेशन पहुँचता है, और रेलवे स्टेशन में बैठ कर वह ट्रेन में बैठ जाता है, जो ट्रेन कहाँ जा रही थी, कलकत्ता जा रही थी। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पे जालपा आती है। जालपा देखती है कि कागज़ अलमारी थी वह खुली हुई थी, ताला टूटा हुआ था। जालपा देखती है कागज़ पर लिखा था। तो जालपा उसे रामानाथ को ढूंढते ढूंढते पहुँचती है म्यूनसिपल ऑफिस। म्यूनसिपल ऑफिस में एक चपरासी था, एक चपरासी से पूछती है कि यहाँ पे बड़े बाबू कौन है। तो बड़े बाबू के पास गई,
सिर ओढ़े तो बड़े बाबू ने देखा कि रमानाथ की पत्नी आई है। ठीक है, तो रमानाथ के बारे में पूछने लगी जालपा कि वो यहाँ आए हैं। रमानाथ ने जो बड़े बाबू था उसने कहा कि भाई वो यहाँ नहीं आया है, मैं उसे खुद ढूंढ रहा हूँ, वो परेशान है, उसके 300 रुपये जमा करने थे। तो जालपा पूछते कितने पैसे जमा करने हैं, तो जो बड़े बाबू हैं बोलते हैं 300। तो जो जालपा होती है वह पैसे जमा करने के लिए उस सुनार के पास जाती है अपने चंद्रहार को लेकर। ठीक है, उसके पास गिरवी रखती है। तो जो चंद्रहार था उसे जो सुनार उसको घिसता पिसता है, देखता है, वो बोलता है इसके केवल 400 रुपये ही मिलेंगे। थोड़ी बहुत देर सोचने के बाद जालपा भी कहती ठीक हो गया, उतना ही दे दो। तो जब वह पैसे लेके गई, बड़े बाबू को दी 300 रुपये। अब उस पर जो केस था वो नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने समय से पैसे जमा कर दिए थे जालपा ने। इस पर इसके बाद जो रमानाथ तो वो बहुत डर गया था, सहम गया था कि अब उसे जेल हो जाएगी, गबन के केस में वो जेल जाएगा, उसकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, क्योंकि जो रमानाथ था वह पुलिस से बहुत डरता था। इस पर वो ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के। जो एक बिहारी बाबू था, ठीक है, तो वह भी जा रहा था। अब चूंकि टिकट भी चेक करने आया, टीसी, अब टिकट मांगने लगा, सभी की टिकट चेक कर रहा था। रमानाथ से भी टिकट मांगी। रमानाथ के पास टिकट के पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास टिकट थी। ठीक है, तो इस पर जो टिकट था, जो टीसी था, वह उस पर बरसने लगता है कि तुम लोग ऐसे हो, चोर हो, दिखते हो, शरीफ दिखते हो, पढ़े लिखे दिखते हो, बिना टिकट यात्रा करते हो। इस पर जो बिहारी बाबू था वो नाराज होता है और टीसी से बातचीत करने लगता है। इस पर टीसी वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही प्यारा है तो एक काम करो, तुम इसकी टिकट के पैसे दे दो। तो बाबूजी था, जो बिहारी बाबू, तो वो बोलता ठीक है, मैं इसके टिकट के पैसे दिए देता हूँ, 10 रुपये, है ना, और उसमें से जो पैसे बचेंगे तुम टिकट काट के मुझे दे दो। तो टिकट काटता है, उससे कुछ आने पैसे बचते हैं, वह बाबूजी को दे देता है, और बाबूजी ने टिकट लेकर रमानाथ को दे दिया। बोले कि बेटवा तुम चिंता नहीं करो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो कलकत्ता पहुँचे। जैसे ही वो लोग कलकत्ता पहुँचे तो जो बाबूजी की जो पत्नी थी वह सब्जी भाजी बेचने गई थी, है ना, और जो बाबूजी तो वहाँ पे कुछ अड़ोसी पड़ोसी तो उनसे पूछता है कि बताओ यहाँ पे मेरी जो बाई थी वो कहाँ गई है, वो स्वर्ग तो नहीं चली गई, है ना। इस तरह वह उसकी चर्चा करता है। तो बताते हैं कि नहीं, वो सब्जी बेचने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। इसके बाद वो आती है, जो उसकी दादी आती है, उसकी पत्नी आती है, वो उसे डांटने लगती है। किसको? मतलब उसकी आदत ही ऐसी थी, वो थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा बोलती थी। अपन लोग देखते हैं कि जब कहीं जाते कुछ औरतें अच्छी होती हैं, खासकर जो बुढ़ी दादी होती हैं, वो ज़्यादा बातचीत मतलब ज़्यादा हल्ला करती हैं। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा हल्ला करती हैं। वो भी आई, हल्ला की, बातचीत की, डांटने लगी उसे, तुम कहाँ गए थे? गंगा नहाने गए थे, चारों धाम गए थे, है ना। इस पर तो उसे भी डांटने लगती है। तो कुछ नाराज़ हो जाता है बाबूजी, बोलता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, ये वो, है ना, उसको बताता, तो वो बोलती है चले जाओ। अब कुछ दूर जाने के बाद वो बोलती है कि यार इधर इधर आओ, सुनो, है ना। तो वो बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा, मैं तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, ये सब, है ना। वो थोड़ी एक एक तरह इसमें भी प्रेम कहीं ना कहीं उभर आता है। तो कुछ ऐसे भी था। दादी ने पूछा कि ये कौन है? ये बोली कि ये अपने बालक जैसा है, बेटे जैसा है। जो बाबूजी थे उसको अपने घर के अंदर ले गए। जो ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी के ऊपर एक टीन शेड का एक घर बना हुआ था, वहाँ पे उसको ले गए। वहाँ पे जब रामानाथ भी गया, बाबूजी भी गए, देखा कि वहाँ पे कुछ मुकदर वगैरह पड़े हुए थे, रखे हुए थे। तो रामानाथ ने पूछा कि ये किसके हैं? तो बाबूजी ने कहा कि यह मेरे बेटों के हैं, मेरे 2 पुत्र थे जो आज़ादी की लड़ाई में वो शहीद हो गए हैं, है ना। ये बहुत पहलवान थे, ये मुदगर उन्हीं के हैं, इससे वो एक्सरसाइज किया करते थे। इस पर जो बाबूजी हैं, बाबूजी कहते हैं कि रामानाथ एक काम करो, क्योंकि उस समय रामानाथ का नाम नहीं जानते, तो वो बोले कि बबुआ एक तू काम कैला कि तू अपने परिवार का एक खत लिख के भेज दा। काहे कि बबुआ तुम्हार जो घर वाले हुई हैं तो तुम्हार लाने परेशान होवत हुई हैं, तो तू एक काम करा, एक चिट्ठी लिख के अपने घर भेज दा, ताकि वो परेशान ना हो। काहे कि बबुआ जो माता पिता होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं,
और इस तरह जो रामानाथ था, रामानाथ एक चिट्ठी लिख के भेजता घर, लेकिन उसमें पता नहीं डालता। इधर उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, रामानाथ कहाँ चला गया बिना बताए, है ना। इस प्रकार वो परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद जो उसके जो बड़े बाबू आते हैं वो बोलते हैं कि रामानाथ कहाँ चला गया है, एक काम करो, रामानाथ के लिए पेपर में इश्तिहार डाल दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई गबन का केस नहीं है, वह निर्दोष है। इस पर दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसकी रामानाथ की माँ भी, उसके बाबूजी। इस पर जालपा कहती, अपनी प्रतिक्रिया देती है कि आप लोगों का कहना ठीक है क्योंकि आप लोग बड़े हैं, लेकिन मेरे विचार में यह बात अच्छी नहीं होगी कि उनसे जो है तो ये केस वाली बात पेपर में छपवाई जाए, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती होगी। इस पर वो भी सहमति हो जाती है। इस पर अब यहाँ पे थोड़ी कहानी में ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि जब रामानाथ चिट्ठी दोबारा डालने पोस्ट बॉक्स ऑफिस के पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़ रहे थे। ठीक है, पकड़ रहे थे क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उन पे क्या था, बम में ऐसे उड़ाने का आरोप था। इस प्रकार उन्हें पकड़ रहे थे। तो एक जो रामानाथ भी देखता है भागदड़ में, वो भी भागता है बचने के लिए, लेकिन एक जो पिलर, एक बिल्डिंग, एक घर था, वहाँ पे जाके छिप जाता है एक पिलर के किनारे। इस पर एक हवलदार, वो भी बिहारी होता है, वो आके रामानाथ को पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। इस पर जो बाबूजी आते हैं, बाबूजी उसे छुड़ाने का काम करते हैं, छुड़ाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो कहता है कि ये मर्डरर है और इसने जो है तो खून किया है, तो इस पर उसको ले जाते हैं। अब इधर बाबूजी भी रामानाथ के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं, और वहां पे जब पहुंचे तो जो पुलिस वाला था वो भी मुस्लिम था। वह लोगों को पीट रहा था और ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवा रहा था। इसके बाद जब वो नहीं मान रहे थे, जो दिनेश था, दिनेश को पीट रहे थे कि तुम कबूल कर लो कि तुमने बम फेंका है ना, और तुमने मारने की कोशिश की है, तो वो नहीं मानता। उसे लालच भी देता है, उन्हें मारता भी है, प्रताड़ित भी करता, वो नहीं मानते हैं। ठीक है। इस पर मुसलमान जो पुलिस वाला था, जो मुस्लिम था, वह नाराज हो जाता है और नाराज होकर थका हार के आता है। तो उसके जो बड़े अफसर थे वो उसे प्रेशर करते हैं कि नहीं तुम कुछ भी करो, उसके लिए जो है तो, क्योंकि कोर्ट में गवाही देना है ना, तो इसके लिए उसे प्रेशर करते हैं कि नहीं तुम कुछ भी करो, मनवाओ, चाहे जैसे भी मनवाओ। वो भी बेचारा थका हारा परेशान हो जाता है, परेशान होता है। इस पर आके अपने केबिन में बैठता है तो हवलदार सलाम ठोकता है और बोलता है कि साहब, एक व्यक्ति को हमने पकड़ा है, वो उसे आपके पास पेश करना है। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है, उसे पेश करो मेरे पास। तो जब पेश करते हैं रामानाथ को, तो रामानाथ को देखकर वो पहले तो बोलता है रामानाथ कि साहब, हमने कुछ नहीं किया, है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे ही पकड़ लाए हैं, मैं प्रयागराज का हूँ और इस पर प्रयागराज का हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं वहाँ म्यूनसिपल ऑफिस में काम करता था। तो इस पर वो भी, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, जो मुस्लिम पुलिस वाला था, क्यों ना इसे ही एक्यूज बनाया जाए और इसी से ही गवाही दिलवा दी जाए ताकि लोगों को फांसी हो जाए। ठीक है। और क्योंकि मुसलमान जो पुलिस वाला था उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर था, इसलिए वो भी बेचारा परेशान था। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बाबूजी भी उसे छुड़ाने पहुँचते हैं, और जो मुसलमान कहता है कि इसके ऊपर 500 रुपये का इनाम भी है। तो बाबूजी, जो बिहारी बाबू थे, वो भी कहते हैं कि नहीं साहब, इसे छोड़ दे, अपना का जो 500 रुपया चाहे तो हम अपना का ला के दे ही थे। तो वह 500 रुपया ले बाबा चले जाते हैं। ठीक है, जो बाबूजी हैं वो चले जाते हैं लेने, और इधर उसके दिमाग की बत्ती भी जलती है। तो वह उसे, जो रामानाथ था, उसे क्या एक वो बनाना, गवाह बनाना चाहता था कि ताकि ये गवाही दे दे कि जो लॉर्ड साहब थे उन पर बम इन्हीं जो दिनेश था उसने फेंका है। इस पर उससे भी चर्चा करते हैं रामानाथ से, रामानाथ को झूठे केस में फंसाने की बात करते हैं, तुमने गबन किया है, तुम्हारी फांसी हो जाएगी, ये तुम 15 साल के लिए जाओगे, कभी बाहर नहीं आओगे, माता पिता से क्या मुंह दिखाओगे, पत्नी भी मुंह मोड़ लेगी। इस तरह उसे डराने धमकाने का काम करता है। इस पर क्या, जो रामानंद होता है वह बेचारा डर के मारे यह सब चीज़ें मान जाता है, और धीरे धीरे वह चलने, वो उसे ले जाने लगती। इस पर बाबूजी पहुंचते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद वो 500 रुपये लेके आते हैं, मुसलमान जो पुलिस वाला होता है उसे देते हैं। वो नहीं मानता, है ना, वो उसी बाबूजी को बोलता कि मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, तुम बुढ़ाईदार ज़्यादा होशियारी दिखा रहे हो,
तो ये सब चीज़ें लेकर उसे चल जाते हैं। इस पर रमानाथ उनको समझाता है कि मेरी पुलिस से बन गई है, आप परेशान ना होइए, मुझे ये गवाह बनाना चाहते हैं और गवाही देने के बाद मैं छूट जाऊंगा। इस पर बाबूजी और परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें झूठी गवाही, और वहाँ पे जो 11 लोग थे उनको भी 20 लोग थे, उनके भी मौत का जो उसके ही सिर पर आने वाला था। इस पर वो लोग परेशान होते हैं। वहाँ पे दादी भी पहुँचती है और वो जो दादी और बाबा को धक्का मार देता है जो मुसलमान जो पुलिस वाला था। अब वो घर आते हैं। अब यहाँ दादी खाना बनाती है, बाबा बेचारा खाना नहीं खा रहा था, परेशान था, टेंशन में था। अब वह करे तो करे क्या, अब उसके घर वालों को कैसे खबर दे। तो बाबा को ये ध्यान में आता है कि जब हम लोग ट्रेन में थे तो रमानाथ ने बताया था कि उसके जो पापा हैं, जो उसके पिताजी हैं, बाबूजी हैं, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंशी है। तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह रात को ही चिट्ठी भेजने पहुंच जाता है। लेकिन इस पर दादी बोलती है कि आप रात को क्या करोगे जाके, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो बंद हो जाता है। तो इस पर जो बाबूजी थे उन्होंने कहा कि नहीं, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन जो बड़ा वाला पोस्ट ऑफिस वह रात भर भी खुला रहता है। तो वहाँ पर वो गए, चिट्ठी डाली, चिट्ठी बना के भेजा कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, रमानाथ को जेल में डाल दिया गया है झूठे आरोप में। तो इस पर जो उसकी पत्नी थी और उसका भाई छोटा वाला, ये लोग कुछ समय बाद यहाँ पहुँचते हैं कलकत्ता, बाबूजी से मिलते हैं। वहाँ पे दादी भी खाना वगैरह बना रही थी। तो जैसे ही पत्नी आई, जालपा आई, तो दादी बोली कि एक काम करो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, सामान वगैरह रख दो। इस पर जालपा बोलती हैं कि वो रमानाथ कहाँ हैं, मेरे वो कहाँ है, मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। इस पर दादी भी चुप हो जाती है। उसके बाद जो बाबूजी आते वो बोलते हैं कि रमानाथ को पुलिस वाले ले गए हैं और वह सरकारी गवाह बनने वाला है और झूठी गवाही देगा क्योंकि उस पर गबन का आरोप है। इस पर जालपा बोलती है कि उन पर कोई गबन का आरोप नहीं है क्योंकि उनके जो पैसे थे 300 रुपये मैंने उन्हें दे दिए थे, मतलब वो जमा करवा दिए थे, तो इस पर कोई गबन का आरोप नहीं है। तो बाबूजी भी वहाँ पे खुश हो जाते हैं क्योंकि उस पर कोई आरोप नहीं था। इसके बाद बाबूजी और जालपा दोनों ही उससे मिलने जाते हैं रमानाथ से, लेकिन उन्हें रमानाथ से नहीं मिलने दिया जाता है। और ये पुलिस का आदेश था कि रमानाथ को किसी से भी न मिलने दिया जाए और ना ही किसी को चिट्ठी वगैरह, मतलब जो बाहरी संपर्क था सब कुछ तोड़ दिया जाए। इस पर जो रमानाथ जैसे ही गेट के बाहर अपने वो बालकनी में आता है, वहाँ पे जो रेलिंग वगैरह होती है वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे जालपा क्या कागज़ में एक पत्थर लिख के पत्थर में कागज़ मोड़कर उसके ऊपर फेंकती है और रमानाथ को लगता है और वह गिर जाता है। वहाँ पे रमानाथ देखता है कि यहाँ पे चिट्ठी आई है। तो रमानाथ उठा के देखता है, उस पर लिखा था कि मैं कलकत्ता में हूँ, आप मुझसे आकर मिलो। तो रमानाथ रात को चोरी चोरी निकल के वहाँ से बाबूजी के घर जाता है। रमानाथ देखता जालपा आई है, उसके भाई आए हैं, गले मिलते हैं। अब रमानाथ अपनी आप बीती सुनाता है कि भाई मैं यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आया था, मैं तुमसे नहीं बता पाया, 300 रुपये का गबन हो गया, ये सब दुनियादारी। तो इस पर जालपा कहती है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। इस पर रमानाथ खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो पुलिस वाले हैं उसे ज़बरदस्ती फंसाना चाहते हैं। इस पर बड़े ही अकड़ और आड़ के साथ रमानाथ जाता है पुलिस वालों के पास और उन्हें बताता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, ठीक है। इस पर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हें क्या होगा, तुम गबन के केस में चले जाओगे, अंदर जाओगे, ये सब। तो जो रमानाथ होता है वह कहता है कि भले तुम मुझे 15 साल के लिए जेल में डाल दो, लेकिन मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। इस पर जो पुलिस वाला होता है उसे डराता है, धमकाता है, बोला है कि जो वो नचनिया के तुमने सोने चांदी के जेवर चुराए थे उस केस में तुम चले जाओगे, ये सब तुम्हारी पत्नी मुंह मोड़ लेगी, डराएगा धमकाएगा। वो बेचारा फटी के आलम में फिर से रमानाथ हो जाता है और वो झूठी गवाही देने के लिए मान जाता है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में केस सुनवाई होती है और रमानाथ को ये सारी चीज़ें बता दी जाती है, उसे सारी सुख सुविधाएँ दी जाती है और उसे वो सारी जगहें बता दी जाती हैं, दिखा दी जाती है जहाँ पे वो जो ये बम वाला जो सिस्टम हुआ था वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा दी जाती है। कुछ समय बाद सुनवाई होती है, रमानाथ भी कोर्ट में पहुँचता है। रमानाथ से जो वकील होता है वह सवाल जवाब करता है, तुमने कहाँ देखा, कैसे। तो रमानाथ सब सारी चीज़ें बताता है, दिनेश को मैं जानता हूँ, ये मेरे कॉलेज का साथी है,
मैं ये अपने दल में मुझे शामिल करना चाहता था, लेकिन मैं शामिल नहीं हुआ। ठीक है। और जब लॉर्ड साहब निकल रहे थे तो इसने मुझे बम दे दिया, बोला कि फेंको, तो मैं डर के मारे नहीं फेंका और इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इस पर दिनेश था, वो खुद बम फेंक दिया। इस पर जो उन्हें दिनेश को फांसी हो जाती है, जज साहब उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं और जितने भी लोग थे, और उन्हें काला पानी की सज़ा। इस पर लोग उसे कोसते हैं, जालपा भी कोसती है, नाराज़ हो जाती है रमाकांत से, क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। ठीक है। जो दिनेश की पत्नी थी वो भी रो रही थी, उसकी माँ भी बीमार थी। इस पर जालपा भी बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। इधर रामानाथ भी बहुत बेचारा परेशान था, वह करे तो करे क्या, फंसी मछली, अब जाए तो जाए कहाँ। इस पर जो जालपा थी वह दिनेश की पत्नी के पास जाती है, उसे दिलासा देती है, बताती है कि मैं भी रामानाथ की पत्नी हूँ। तो जो दिनेश की पत्नी है वह नाराज़ नहीं होती, वो बोलती है कि बहन मैं क्या कर सकती हूँ, तुम क्या कर सकती हो। ठीक है। इस पर जो जालपा थी वो भी उससे बहुत नाराज़ हो जाती है। फिर उधर पुलिस वाला आता है, रामानाथ को कहता कि लो तुम सोने चांदी चंद्रहार के गहने वगैरह लो, और एक तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है ना, तुम्हारे लिए नौकरी के भी ऑफर मिले हैं, तो गहने लेकर जाओ और अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ, क्योंकि यह तुम्हारा ही घर है। इस पर रामानाथ जो पुलिस वाला ड्राइवर को आदेश देता है कि तुम रामानाथ को लेके जाओ और उसे की पत्नी को ले आओ। फिर क्या होता है, रामानाथ पहुंचता है बाबूजी के यहाँ अपनी पत्नी को लेने, लेकिन पत्नी उसकी नहीं जाती, बल्कि उसे खरी खोटी सुना देती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें किसी की ज़िंदगी लेने का कोई अधिकार नहीं है। रामानाथ भी बेचारा बहुत टेलर सुनता है, अब वो भी करे तो करे क्या, वो अपनी आबीती नहीं बता सकता। इस पर पत्नी बोलती है कि तुम ठीक है चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के जब वह जाने लगा, तो वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उसकी तरफ बहुत ही घूर रहे थे, मतलब उसे ऐसा लग रहे थे कि कितना पीटेंगे। इस पर पुलिस वाला था, वो रामानाथ को गाड़ी में बैठाता है। अब रामानाथ क्या था, वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, पुलिस वाला लेके, लेकिन रामानाथ के मन में बहुत ग्लानि हो रही थी। और जब आदेश हुआ था वहाँ पे, तो जज साहब बोल रहे थे कि अगर इनको अपील करना है तो ये हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही किया उन्होंने, हाई कोर्ट में अपील की। अब फिर से सुनवाई होने वाली थी। अब इधर पुलिस वाला भी चाह रहा था कि रामानाथ को कहीं न दिया जाए। अब रामानाथ का मूड पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी की जो बातें थी वो उसके दिल में घर कर गई थी। अब वह परेशान हो गया, अब उसे उन्हें बचाना था। तो वह क्या किया कि जब जा रहा था तो गाड़ी से कूद गया। वो गाड़ी बोला गाड़ी रोको, और वह वहाँ से निकलकर चलने लगा। तो जो पुलिस वाला था वह उससे भी हाथापाई करने लगा, बोला कि तुम नहीं जा सकते, अभी फिर से गवाही देना है। ठीक है। अब इसमें दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है। वहाँ पे जो रमानाथ होता है वह भाग जाता है। अब जब बड़े वाले पुलिस वाले को ये सारी बातें पता चली तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जो अपील थी वह उसकी सुनवाई होने वाली थी। ठीक है। अब वह पूरे चारों तरफ उसे ढूंढने के लिए लगा देता है। हाई कोर्ट में जाके भी वो खड़ा हो जाता है कि रामानाथ यहाँ से ना जाने पाए, बल्कि उसे यहीं हम पकड़ लेंगे। ठीक है। अब सुनवाई होने वाली थी। अब रामानाथ जैसे तैसे करके चोरी चोरी हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले लगे हुए थे उसे रोकने के लिए। तो कुछ पुलिस वालों ने देखा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामानाथ ऐसे तैसे कैसे तैसे करके हाई कोर्ट तक, मतलब जहाँ पे सुनवाई हो रही थी वहाँ पे पहुँच गया। जब वहाँ पे पहुँच गया तो उसने कहा कि जज साहब, मेरा नाम रामानाथ है और मैंने ही गवाही दी थी, जिसके कारण इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। इसलिए मुझे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। ये जो पुलिस वाले थे मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए, जेल में डालने के लिए, मैं डर गया था जज साहब, और मैं बचपन से लेकर मतलब झूठ के सहारे ही मैं चल रहा था। इस पर रमानाथ कहता है कि मेरे द्वारा झूठी गवाही दी गई है, और बल्कि मुझसे दिलवाई गई है, क्योंकि मुझे डरा धमका दिया गया था। इस पर जज साहब सारी बातें सुनते हैं, और जब रामानाथ की सारी बातें सुनने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि इसे जो रामानाथ के द्वारा झूठी गवाही दी गई थी, क्योंकि इसे मजबूर भी किया गया था, इसलिए इसे कुछ समय के लिए यहाँ बंदी बनाया जाए, जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती। और पुलिस वालों को भी डांट फटकार दी गई कि आप लोग ऐसा झूठा केस यहाँ अदालत में प्रस्तुत ना करें। इस पर इसके बाद सभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
रमानाथ भी धीरे 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 जा रहा था, तभी जालपा और जो दादी थी वो भी उसके पास आई और दादी छोड़ के कुछ दूर चली गई और वहाँ पे रमानाथ और जालपा आपस में मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं और आपस में चले जाते हैं। तो यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप साथियों आपको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे एमपी आपके परीक्षा में। यह जो उपन्यास है साथियों आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।